सबसे पहले भारत माता की जय। मैं सतेंद्र सिंह। वैसे तो मैं एक्सपर्ट हूँ मैथमेटिक्स और रीजनिंग का, लेकिन विद्यार्थियों की बहुत अधिक मांग थी कि सर आप जब यूपीएससी का प्रिपरेशन करते थे तो वो स्टाइल जीएस का हम लोगों को बताइए। तो मैं 17 वर्ष पहले 18 वर्ष पहले जो मैं स्टडी करता था, उन चीज़ों का निचोड़ मैं आपके सामने ला रहा हूँ, जिससे जीएस आपके लिए काफ़ी आसान हो और परीक्षा का कोई भी प्रश्न आपसे अछूता नहीं रहे, यानी हर प्रश्न को आप बना सकें। तो मैं फिर शुभारंभ करता हूं। उद्यमेन ही सिद्ध्यंति कार्याणि न मनोरथे, न ही सुप्तस्य सिंहस्य परिवसन्ति मुखे मृगा। जब तक आप प्रयास नहीं करोगे सफलता आपकी कदम नहीं चूमेगी। इसलिए माय डियर, डिवोशनल स्टडी के साथ प्रयास करना है। मैं एक क्वेश्चंस के पैटर्न को टॉपिक में कन्वर्ट करने का प्रयास कर रहा हूं। मेरा एक साइंटिफिक अप्रोच है कि हर क्वेश्चन आपको यह याद दिलाए कि जब मैं इस क्वेश्चन को करूं तो इसका पूरा टॉपिक को आपको खंगाल लेना है, पूरा टॉपिक का कंप्रिहेंसिव स्टडी करना है। ओके, चलिए अब हम लोग आते हैं जीएस विद सतेंद्र सिंह स्टाइल। पहला सेक्शन मैं उठाता हूं, इकोनॉमिकल सेक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना हेतु कौन सी पद्धति लागू की जाती है? ठीक है ना। तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना हेतु प्रोडक्शन और इनकम मेथड को अपनाया जाता है। इसका मतलब है कि हमें राष्ट्रीय आय से आधारित या उस पर आधारित सभी प्रकार के प्रश्नों को हल कर लेना है, यानी राष्ट्रीय आय को पूरी तरह से पढ़ लेना है माय डियर। मैं अब अगले पेज पर आता हूं। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन आता है, कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पादन अर्थात ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी में सर्वाधिक योगदान करता है? तो हमें मालूम है कि टर्शियरी सेक्टर भारत के ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में सर्वाधिक योगदान करता है। इसका मतलब है कि सारे क्षेत्र को पढ़ना है, किस क्षेत्र में कौन कौन सा हिस्सा आता है, बैंक किसमें है, सर्विसेज किसमें है, एग्रीकल्चर को किसमें शामिल किया गया, वगैरह वगैरह। ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन आता है, ओपेक का मुख्यालय कहां है? तो ओपेक का मुख्यालय कहां है? ऑस्ट्रिया, ठीक है ना, में वियना में है। तो इसका मतलब है कि इकोनॉमिकल सिनेरियो में जो जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, इन सबों का मुख्यालय कहां है आपको याद कर लेना है। ठीक है। उसके बाद आते हैं सुब्रमण्यम समिति का संबंध किससे है? ठीक है। तो सुब्रमण्यम समिति का संबंध एजुकेशन से है, शिक्षा से है, साक्षरता से है। इसका मतलब है कि आपको याद कर लेना है जो जो समितियों का फॉर्मेशन किया गया भारतीय आर्थिकी जगत में, उन सब वे संगठन, वे समिति किस क्षेत्र से संबंधित है, केवल इसको याद कर लेना है। ठीक है माय डियर। इसलिए कैश रिजर्व रेशियो, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है ना, सभी प्रकार के समितियां, संगठन, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी को आपको याद कर लेना है, पढ़ लेना है बेहतर तरीके से। मैं आगे बढ़ता हूं। दूसरा सेक्शन आता है पॉलिटी सेक्शन। ठीक है ना। पॉलिटी सेक्शन एकदम बेसिक टू क्लाइमेक्स लेवल जाना है। राष्ट्रगान में पंक्तियों की संख्या कितनी होती है माय डियर? तो 13। तो याद करना है, छोटी छोटी चीजों को भी हमें नहीं छोड़ना है। रेलवे के एग्जामिनेशंस में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो क्या आप छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे। ठीक है। तो हमें चलना है एकदम लोअर टू हायर एग्जामिनेशन तक। विधान परिषद सदस्य की न्यूनतम आयु कितनी है माय डियर? तो 30 वर्ष। इसका मतलब है कि लोकसभा के लिए निर्वाचन के लिए, राज्यसभा निर्वाचन के लिए, विधान परिषद के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु क्या है, अधिकतम आयु क्या है, इस सबों को आपको याद कर लेना है। ठीक है। मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का मिनिमम एज क्या है? ठीक है। तो मिनिमम एज क्या है आपका? रहेगा 30 वर्ष, 25 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष। इनमें से कोई नहीं होगा क्योंकि इसका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। तो ये कंफर्म कर लेना होगा। ठीक है। मुख्य चुनाव आयुक्त का चयन किसके समक्ष होता है? शपथ ग्रहण किसके समक्ष होता है? त्यागपत्र किनको देता है? ठीक है। तो हमारा देश का मुख्य चुनाव आयुक्त का
चयन हो, शपथ ग्रहण हो, त्यागपत्र हो, सब कुछ राष्ट्रपति के अधीन। माय डियर, एक एक क्वेश्चन एक एक टॉपिक को कवर कर रहा है, इसलिए आप क्वेश्चन को नहीं देखें। ये क्वेश्चन तो किसी एग्जामिनेशन में आया हुआ है, आप ये देखें कि हमारा जो क्वेश्चंस है ये जिस टॉपिक से बिलोंग कर रहा है उसको हमें पूरी तरह से पढ़ लेना है। ठीक है। पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1951 में। क्यों किया गया था? तो 9वीं अनुसूची को शामिल करने के लिए। इसका मतलब है कि पूरे संविधान संशोधन को पूरा पूरा रट जाना है, याद कर लेना है, किसी टीचर की जरूरत नहीं है माय डियर। मैं अगले पेज में आता हूं। ऐसा प्रधानमंत्री जो शपथ ग्रहण के समय किसी भी सदन का सदस्य नहीं था, तो पीवी नरसिम्हा राव। वे न लोकसभा के सदस्य थे न राज्यसभा के। यानी प्रधानमंत्री के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जितने भी फैक्ट्स हैं, जितने भी तथ्य हैं, सबको क्लियर कर लेना है माय डियर। इसलिए मैंने लिख दिया इलेक्शन कमीशन, क्योंकि बिहार में चुनाव होने वाला है, इस पर क्वेश्चन आ सकते हैं। संसद, एज, न्यूनतम एज, कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य नियंत्रक लेखा परीक्षक का मिनिमम एज, चुनाव आयुक्त का मिनिमम एज, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का मिनिमम एज, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का मिनिमम एज, यानी मिनिमम एज मैक्सिमम एज सबको याद कर लेना है। ठीक है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया और प्रमुख संशोधन को याद कर लेना है। प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर को याद कर लेना, नीति आयोग को पढ़ लेना है, कंफर्म हो जाएगा। ठीक है ना। मैं फिर आगे बढ़ता हूं। अब आते हैं ज्योग्राफिकल सेक्शन में। ठीक है। ज्योग्राफिकल सेक्शन, एक एक क्वेश्चन को मैं क्लियर कर रहा हूं। क्वेश्चन आपके एक टॉपिक को बिलोंग कर रहा है, इसलिए क्वेश्चन को ना देखें, इस क्वेश्चन जिस टॉपिक से आ रहे हैं उसको पढ़ लेना है। ठीक है। NH8 तो दिल्ली से मुंबई को जोड़ता है। इसका मतलब है कि NH10, NH9, NH1 किन किन शहरों से किन किन शहरों तक जाता है, कहां से शुरुआत होती है और कहां पे अंत होता है, उसको याद कर लेना है। ठीक है। बंदरगाह, जो भी पोर्ट है भारत में, सबसे प्राचीनतम भारत का बंदरगाह चेन्नई, प्राकृतिक बंदरगाह विशाखापट्टनम, दूसरा में आता है कोचीन, और सबसे व्यस्त बंदरगाह मुंबई। यानी पूरा का पूरा बंदरगाह क्लियर कर लेना। मैं अगले पेज पर आता हूं माय डियर। यूनेस्को द्वारा घोषित भारत स्थित विश्व धरोहर, जितने भी यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व धरोहर है भारत में, उस सभी को पढ़ लेना है। ठीक है ना। एक बार रीडिंग डाल लोगे दिमाग में आ जाएगा। ठीक है। अब आते हैं उद्यान एवं अभ्यारण्य। ठीक है ना। सेंचुरीज पर क्वेश्चन बराबर आता है, इसलिए पूरा का पूरा अभ्यारण्य को याद कर लेना है। जैसे एक क्वेश्चन आया, भीमबाद अभ्यारण्य कहां है? तो बिहार में है। लावालोंग अभ्यारण्य कहां है? तो झारखंड में है। ठीक है ना। इसी प्रकार से भारत में जितने भी प्रमुख अभ्यारण्य है, 25-30 अभ्यारण्य है, उसको याद कर लेना, वो किस राज्य में है और किस पशु के लिए है वो। ठीक है। फिर आते हैं परियोजना पर। ठीक है ना। एक क्वेश्चन आ गया, दुहस्ती परियोजना कहां है? तो चिनाब नदी पर है। साथ साथ हम राज्य को भी याद कर लेंगे कि वह परियोजना किस राज्य में है, तो जम्मू कश्मीर में है। यानी पूरा का पूरा परियोजना क्लियर कर लेना है। ठीक है ना। अब आते हैं फसल, और उसके लिए जो सुटेबल सॉइल होता है, जो उपयुक्त मिट्टी होता है, उसको भी याद कर लेना है। जैसे कपास के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सा है? तो काली। इस प्रकार का ऑप्शन रहेगा, पहला काली, दूसरा जलोढ़, तीसरा लाल, चौथा पीली। तो कौन सा मिट्टी में कौन सा फसल होता है, ये आपको याद कर लेना है, पढ़ लेना है। मैं अगले पेज पर आता हूं माय डियर। 9 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करता है? तो कावारत्ती तथा मिनिकाय को अलग करता है। इसका मतलब है कि जितने भी हमारा पार्टीशन लाइन है, 9 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, 1 डिग्री चैनल, ठीक है ना, सिगफ्रीड रेखा, मैकमोहन रेखा, सबको याद कर लेना है। कोई क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए माय डियर। अगला आते हैं पुलिकट झील, यानी सारे झील को याद कर लेना। कहां पर है भाई? तो तमिलनाडु में है। यानी कौन सा झील कहां पर है, कौन सा झील नमकीन पानी का है, कौन सा आपका ताजे जल का है, उसको याद कर लेना है। सबसे बड़ा झील, सबसे छोटा झील, वगैरह वगैरह। ठीक है ना। अब आते हैं भारत की दूसरी सबसे लंबी तटरेखा। क्वेश्चन के पैटर्न को थोड़ा सा आप देखेंगे, ध्यान देंगे। यह क्वेश्चन नहीं आया कि भारत की सबसे लंबी तटरेखा, गुजरात सबको याद है, लेकिन दूसरा आपको पूछा गया तो आंध्र प्रदेश, तीसरा पूछा जाएगा तो महाराष्ट्र। इसका मतलब है कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर तक हमको याद कर लेना है हर सिनेरियो में। अंतः स्थलीय नदी, इनलैंड ड्रेनेज, ठीक है, तो घग्गर नदी, घग्गर नदी हमारा अंतः स्थलीय नदी है, चूंकि यह निकलती तो है लेकिन स्थल में ही समाहित हो जाती है, राजस्थान के आसपास यह समाहित हो जाती है, इसलिए इसको बोला जाता है अंतः स्थलीय नदी।
सबसे ज्यादा वन क्षेत्र वाला राज्य तो मध्य प्रदेश। इसी पर क्वेश्चन आया कि क्षेत्रफल के प्रतिशत के आधार पर सबसे ज्यादा वन तो अंडमान निकोबार। फिर क्वेश्चन आता है कि प्रति व्यक्ति के हिसाब से सबसे ज्यादा वन तो अरुणाचल प्रदेश। यानी क्वेश्चंस के पैटर्न को आपको देखते हुए अपने तैयारी को एक नया आयाम देना है, जिससे सफलता आपकी कदम चूमे। नेक्स्ट आते हैं, भारत का मोस्ट हार्नेस्ट रिवर, यानी वैसी नदी जिसके जल का सबसे ज्यादा उपयोग होता है, वह है हमारा कावेरी। लाई गई नदी क्या है? कावेरी। ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन पूछने लगे हैं माय डियर, तो इसलिए परंपरागत तरीके को छोड़ते हुए एक इनोवेटिव आइडिया के साथ, एक नए स्टाइल के साथ अपनी तैयारी को एक नया आयाम दें, जिसे सफलता आपकी कदम चूमे और जीएस आपको काफी आसान लगे। थोड़ा सा साइंटिफिक अप्रोच लगाएंगे। गोदावरी या वृद्ध गंगा, इसी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, इसकी सहायक नदी, आजकल क्वेश्चन सहायक नदी पर भी आने लगा है। ठीक है ना। तो कौन है? तो पेन गंगा, दूसरा ऑप्शन सबरी, तीसरा वेन गंगा, चौथा इंद्रावती। तो माय डियर, पेन गंगा भी गोदावरी का सहायक नदी, सबरी भी है, वेन गंगा है और इंद्रावती, ये चारों हमारा है। ठीक है ना। अब मैंने पांचवा ऑप्शन नन ऑफ दीज नहीं दिया। ठीक है। चलिए, प्राद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी नहीं, प्राद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी तो अन्नाईमुडी 2695 मीटर। क्लियर। यानी क्वेश्चन कहां से मिस करेगा वो हिस्सा को मैं कवर कर रहा हूं। नेक्स्ट आते हैं, अब सेक्शन 4 में आते हैं डिजीज, रोग के बारे में। हर तरह के रोग को याद कर लेना माय डियर, बैक्टीरिया से होने वाला, फंगल डिजीज, हेरिडिटरी डिजीज, ठीक है ना, सोशल डिजीज, सबको याद कर लेना है। और उस डिजीज से कौन सा अंग प्रभावित होता है उसको भी याद कर लेना है। ठीक है। और किस डिजीज से सबसे ज्यादा विश्व में लोग मरते हैं, किस डिजीज से भारत में सबसे ज्यादा लोग मरते हैं, कौन सा प्रेजेंट डिजीज हमें पूरे वर्ल्ड को प्रभावित कर रहा है, उसके बारे में और गहन अध्ययन, जैसे कोविड-19 वगैरह के बारे में एक एक चीज, एक एक पहलू को याद कर लेना है। ठीक है। जैसे डिप्थीरिया संबंधित है किससे भाई? तो गले से, यानी प्रभावित अंग को याद कर लेना है। सिरकोसिस रोग है, कैसा रोग है? तो हार्मोनल नहीं, आनुवांशिक नहीं, व्यावसायिक रोग है। सिरकोसिस उसे होता है जो एस्बेस्टस उद्योग में लगे होते हैं। इसका मतलब है कि क्वेश्चन के पैटर्न को आप देखिए कि कैसे हमारा क्वेश्चन का पैटर्न चेंज कर रहा है। ठीक है। कोविड-19 का वाहक कौन है भाई? तो बैक्टीरिया नहीं, फंगल नहीं, ठीक है, वायरस है। टिनियसिस का कारण क्या है? तो कम पका भोजन। ठीक है। काली मृत्यु कौन सा रोग को कहा जाता है? तो प्लेग को। कुशिंग रोग किसके कारण होता है? तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड नामक हार्मोन का बहुत ज्यादा सेक्रेशन होता है तो हमारा कुशिंग डिजीज होता है। इसका मतलब है कि हार्मोनल डिजीज को भी आपको याद करना है, कौन सा हार्मोन के अति सक्रियता से कौन सा रोग होता है और कम सक्रियता से कौन सा रोग होता है। प्रसव क्रिया नियंत्रित होता है, ठीक है, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन, यानी कंप्लीट हार्मोन को भी क्लियर कर लेना है इसी सेक्शन में माय डियर। मैं आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट आते हैं, अब आपको मैं दे रहा हूं इस 10 दिनों का टारगेट याद करना। क्या क्या याद करेंगे? तो हिस्ट्री के सारे चीजों को, ब्रिटिश राज में संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट को आपको याद कर लेना है। किसके काल में? ब्रिटिश राज में। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से लेकर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 तक जितने भी एक्ट आए हैं, वे एक्ट कौन सा एक्ट में क्या क्या कहा गया, इन सबों को याद कर लेना। जैसे में एक क्वेश्चन आया था कि कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया, किस एक्ट के द्वारा? तो चार्टर्ड एक्ट 1813 के द्वारा। तो याद रहेगा, तब हम लोग कंफर्म कर पाएंगे। स्वाधीनता संग्राम से संबंधित पत्रिका और पुस्तक को कंफर्म याद कर लें। जैसे क्वेश्चन आ गया, न्यू इंडिया का लेखक कौन है? तो श्रीमती एनी बेसेंट। क्लियर हुआ माय डियर। नेक्स्ट, प्रमुख नृत्य प्रदेश और नृत्यांगना, इसमें लोक नृत्य को भी शामिल कर लेना है और शास्त्रीय नृत्य को भी शामिल कर लेना है। जैसे शास्त्रीय नृत्य पर एक क्वेश्चन आया कि भरतनाट्यम की प्रमुख नृत्यांगना मृणालिनी साराभाई। क्वेश्चन ऐसा आया कि मृणालिनी साराभाई संबंधित हैं, ठीक है, शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय वादक वगैरह वगैरह। तो मृणालिनी साराभाई किससे संबंधित है? भरतनाट्यम नृत्य से। और किस प्रदेश का यह नृत्य है? तो तमिलनाडु का। भारत में चित्रकला, क्वेश्चन आया कि भारत का प्रथम आधुनिक चित्रकार किसे कहा जाता है? तो राजा रवि वर्मा को।
तो इसे भी कंफर्म कर लेना है। वाद वादक, ठीक है, जैसे बांसुरी तो हरिप्रसाद चौरसिया, तो यहां नाम आ जाएगा और 4 ऑप्शन में बांसुरी रहेगा, वीणा रहेगा, गिटार रहेगा, सितार रहेगा, वगैरह वगैरह, ठीक है ना। तो हमें कौन सा वादक किस वाद्य यंत्र को बजाता है इसे कंफर्म करना है। नेक्स्ट आते हैं, अब आते हैं बिहार, ठीक है। बिहार का जितना भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, महत्वपूर्ण तथ्य, उसे याद कर लेना है, ठीक है ना। बिहार सरकार का सबसे 7 निश्चय के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण योजना है जल जीवन हरियाली, इसको याद कर लेना है। जल जीवन हरियाली में कितना बजट का प्रावधान किया गया, ठीक है, इससे कितने लोगों को रोजगार देने का एस्टीमेट रखा गया। नल जल योजना, हर घर नल जल योजना, इसे भी क्लियर कर लेना है माय डियर। शराबबंदी, इसको भी क्लियर कर लेना है, ठीक है। बिहार के प्रमुख खनिज कौन से राज्य में होते हैं वो याद कर लेना है। एग्रीकल्चर, कंप्लीट एग्रीकल्चर याद कर लेना है। जिला की संख्या, सबसे बड़ा जिला, सबसे छोटा जिला, ये सब याद कर लेना है। यहाँ का चित्रकला, कल्चर के जब अंतर्गत आएंगे बिहार में तो चित्रकला के बारे में क्या क्या योगदान रहा, ठीक है ना। कौन कौन से व्यक्ति कौन कौन चित्रकला को प्रतिपादित किए उसको याद कर लेना है। बांध याद कर लेना है। राज्य सरकार की सभी योजनाएं कंफर्म याद कर लेना है। साक्षरता का परसेंटेज याद कर लेना है। जनसंख्या याद कर लेना है। पुरुषों की, महिलाओं का, यंग एज का, स्मारक कौन कौन स्थल पर कौन कौन स्मारक उसको याद कर लेना है। बजट, बिहार सरकार का नया बजट इस फाइनेंशियल ईयर का, यानी 2020-2021 फाइनेंशियल ईयर का बजट याद कर लेना है। लोकगीत को याद कर लेना है। पुरस्कार को याद कर लेना है। साहित्यकार को याद कर लेना है। इतना कंफर्म कर लेंगे तो बिहार हमारा कंफर्म हो जाएगा माय डियर। एक क्वेश्चन मिस नहीं करेगा। तो 10 दिन का अगला टारगेट मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया। ध्यान रखना है कि मैं जीएस का टीचर नहीं हूं, मैं मैथमेटिक्स और रीजनिंग का एक्सपर्ट हूं, लेकिन मैं अपने प्रिपरेशन टाइम के समय जिस प्रकार से मैं यूपीएससी 3 बार फेस किया और 3 बार मैंने बहुत बेहतर तरीके से मेंस भी मैं पास आउट किया, लेकिन फाइनली नहीं हो पाया, वो अलग मुद्दा है। लेकिन मेरे में वो भीतर में जो आग है वो आग मैं आपके सामने ला रहा हूँ, ठीक है ना। मैथमेटिक्स और रीजनिंग मेरी आग नहीं है, मेरी आग है कि मैं अपने बच्चों को किसी भी प्रकार से, किसी भी तरह से हेल्प करके उनकी भविष्य की को एक अच्छा योजनाबद्ध तरीके से स्टडी करवाते चलूं, ठीक है ना, जिससे वे अपने कार्यक्षेत्र में अच्छा करें और अपने पद को प्राप्त करें, ठीक है ना। तो जय हिंद, भारत माता की फिर दोबारा मैं स्मरण करता हूं, क्योंकि यह देश रहेगा तो हम रहेंगे। जय भारत माता।